हेलो दोस्तों, अगर आप यूपी टेट 2026 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो ये क्लास पूरी देखिएगा। आज की क्लास में हम यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021 को सॉल्व करेंगे, पेपर 2 को, जिसमें हम हिंदी भाषा के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, पंकज में कौन सा समास है? पंकज शब्द में कौन सा समास है? इसके चारों ऑप्शन हैं, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि और द्वंद्व समास। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। इसमें बहुब्रीहि समास है। कैसे? पंकज शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पंक प्लस ज, यानी कीचड़ में जन्म हो जिसका। और बहुब्रीहि समास में होता है कि दो शब्दों से जो मिलकर बने लेकिन जिसका तीसरा अर्थ निकले। पंकज का अर्थ होता है कमल से, ओके। तो जिसमें तीसरा अर्थ प्रधान होता है वो बहुब्रीहि समास होता है, ओके। अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह किसे कहा जाता है? मैंने अपनी क्लासेस में भी पढ़ाया है आपको। किसको कहते हैं? आप लोग आंसर दीजिए कमेंट्स में। अनुस्वार और विसर्ग को। अनुस्वार क्या होता है? इसको बोलते हैं अनुस्वार और इसको बोलते हैं विसर्ग, ठीक है। इसमें जो ये बिंदी है ऊपर और ये जो दो बिंदी है ये है अनुस्वार और विसर्ग। इन दोनों को सम्मिलित रूप से अयोगवाह कह दिया जाता है, ठीक है। अल्प प्राण होते हैं सभी वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है और सभी वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। संयुक्त व्यंजन होते हैं क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और कमेंट्स में ज़रूर बताएं अपने आंसर्स और आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं ये भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक ओर अजगरहि लखै, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस है। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? भयानक, वीर रस, करुण रस, रौद्र रस। तो इसमें हो जाएगा भयानक रस। इसको पढ़कर ही कुछ भय सा लग रहा है मन में, ओके। तो इसमें क्या है? भयानक रस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है? तो से विभक्ति कैसे होता है? कर्ता ने कर्म को और संप्रदान को के लिए करण से होता है, यानी इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? इसके ऑप्शन हैं द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया। इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? द्विकर्मक क्रिया। इसमें दो दो क्रियाएं हो रही हैं, एक साथ दो दो क्रिया हो रही है, इसलिए इसमें द्विकर्मक क्रिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सूफी संतों की शैली है। कौन सी शैली है सूफी संतों की? गज़ल है, मसनवी है, तजुर्मा है या मरसिया है? तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर मसनवी शैली। सूफी संतों की शैली मसनवी है। मलिक मोहम्मद जायसी हैं भक्ति काल के प्रेम आश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी रचना है पद्मावत। आप लोग जानते ही होंगे पद्मावत बहुत इम्पोर्टेंट रचना है। ये मसनवी शैली में ही लिखी गई है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। आगे दिया है, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैत्री पुष्पा। आगे बढ़ते हैं। आगे है, 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम है। क्या है नाम? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। आगे बढ़ते हैं।
गोस्वामी तुलसीदास जी का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ? इसके चारों ऑप्शन हैं राम घाट, अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट या दशाश्वमेध घाट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अस्सी घाट। गोस्वामी तुलसीदास जी का निधन वाराणसी के अस्सी घाट पर हुआ। भक्तमाल के रचनाकार हैं, कौन है भक्तमाल के रचनाकार? ये बार बार एग्जाम्स में आता है, इसको तो रट लीजिए आप लोग। इसके रचनाकार हैं नाभादास। नाभादास। आगे है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें तो वाक्य ही अशुद्ध लिखा है, इसको सही कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन है गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। दूसरा है परशुराम की क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। आगे है वृक्षों पर कोयल कूक रही है और खेतों में लंबे लंबे घास उग आए। तो इसमें मुझे सही ऑप्शन तो पहला ही लग रहा है, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। दूसरा शायद इसमें होना चाहिए जलाकर नष्ट कर दिया। और तीसरे में वृक्षों पर कोयल कूक रही है, नहीं वृक्ष पर कोयल कूक रही है। एक ही कोयल है तो एक ही वृक्ष पर कूकेगी। खेतों में लंबे लंबे घास उग आए या उग गए, या शायद इसमें खेत ही होगा, खेत। आगे है विद्यार्थी में कौन सी संधि है? विद्यार्थी बना है विद्या प्लस अर्थी। विद्या प्लस अर्थी, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा तो ये क्या है? अ प्लस अ में संधि हो रही है। दोनों स्वर समान हैं और अपने ही दीर्घ में परिवर्तित हो रहे हैं। इसमें दीर्घ की मात्रा लगी है ना, तो ये दीर्घ संधि हो जाएगी। संधि को भी मैंने अपनी वीडियोस में अच्छे से पढ़ा दिया है। इस क्लास के बाद ज़रूर संधि वाली वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। कानन का पर्यायवाची शब्द है। कानन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? वन है, विहिप, इनमें से कोई नहीं, या पुष्प। तो पुष्प तो नहीं होगा, विहिप भी नहीं होगा, इसमें हो जाएगा वन। कानन का पर्यायवाची होता है वन। और भी होते हैं जैसे जंगल, अरण्य। आगे है वाक्य विग्रह का अर्थ है। संधि विच्छेद या समास विग्रह तो हमने सुना है, ये वाक्य विग्रह क्या होता है? जैसे हम समास को तोड़ तोड़ के अलग कर देते हैं, जैसे चौराहा का विग्रह करते हैं, चार राहों का समूह, उसको तोड़ देते हैं। ऐसे वाक्य विग्रह होता है, उसको अलग अलग करके उनमें संबंध बताना। पहला ही ऑप्शन है वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना वाक्य विग्रह कहलाता है। वाक्य रचना करना नहीं, संधि और समास बताना नहीं, शब्दों को जोड़ना नहीं। पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा इसमें। ओके, अगला है बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है, इनमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? असंगति अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, दृष्टांत अलंकार या विभावना अलंकार। तो इसमें है चौथा ऑप्शन राइट है, विभावना अलंकार। ये वाली पंक्तियां भी बार बार एग्जाम्स में आती हैं, विभावना अलंकार की, इसको ज़रूर याद कर लीजिए। आगे है निम्नलिखित वाचन शिक्षण विधि नहीं है। निम्नलिखित में वाचन शिक्षण विधि नहीं है, तो किस में नहीं है? व्याख्या विधि, अनुध्वनि विधि, संवेद विधि या ध्वनि साम्य विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा व्याख्या विधि। वाचन शिक्षण विधि नहीं है, व्याख्या विधि। आगे देखते हैं निम्नलिखित में अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है। इसके ऑप्शंस हैं, पहला है धैर्यपूर्वक सुनना, दूसरा है साहित्य का रसास्वादन करना, तीसरा है भाषा और साहित्य में रुचि, और चौथा ऑप्शन है स्वानुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, स्वानुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना।
आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है हिंदी साहित्य के इतिहास से आगे दिया है हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है। यानी मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं। इसके ऑप्शन है, पहला गारसादा तासी, दूसरा है सुमित कुमार चटर्जी, तीसरा है धीरेन्द्र वर्मा और चौथा है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ग्रियर्सन की पुस्तक है ये। आगे है, पंक्तियाँ दी गई हैं। बिरहनी बावरी सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में, टेरत हाय दई, ते अम्बरा मुख असवन पोछत, उपरे गात सही। किसकी पंक्ति है। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। झीमा चारनी, मीराबाई, दयाबाई और सहजोबाई। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा, इन पंक्तियों की रचयिता कौन है, मीराबाई। मीराबाई क्या है, भक्ति काल की कवित्री हैं। हिंदी का पहला पत्र है। हिंदी का पहला पत्र कौन सा है। पहला है बनारस अखबार, दूसरा है इतिहास तिमिरनाशक, तीसरा है हरिश्चंद्र मैगजीन और चौथा ऑप्शन है उदंत मार्तंड। तो चौथा ऑप्शन ही राइट आंसर है इसका, उदंत मार्तंड। ठीक है, आगे है, सुई का तत्सम रूप क्या है। सुई का तत्सम रूप बताना है। सुई क्या है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बताना है। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी भाषा में ले लिए गए हैं बिना किसी परिवर्तन के, और तद्भव होते हैं जिनमें परिवर्तन के बाद हिंदी में प्रयोग किया गया है, उनको तद्भव बोलते हैं। ठीक है, तो सुई शब्द तद्भव है और इसका तत्सम होता है सूची। ठीक है, तो सूची क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। आगे है, परिसीमन का विलोम है। परिसीमन का विलोम क्या है। पहला है असीमन, दूसरा है निर्सीमन, तीसरा है ससीमन और चौथा है ससीम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असीमन। परिसीमन का विलोम होता है असीमन। ठीक है, आगे देखते हैं, धूसर शब्द का पर्याय है। धूसर शब्द का पर्याय क्या हो जाता है, आप लोग बताइए कमेंट्स में जल्दी जल्दी। पहला है गर्दभ, दूसरा है मेघ, तीसरा है अजा और चौथा है अश्व। ठीक है, इसका राइट आंसर है गर्दभ। गर्दभ यानी गधा, इसको वैशाख नंदन भी बोला जाता है। ठीक है, धूसर, गर्दभ, गधा, वैशाख नंदन, ये सब गधे के पर्यायवाची हैं। मेघ क्या होता है, अंबर को बोलते हैं मेघ, अंबर या आसमान, सॉरी अंबर को नहीं, मेघ है बादल का पर्यायवाची, बादल, मेघ। अजा होती है, बकरी को बोलते हैं अजा, बकरी का पर्यायवाची है। और अश्व सबको पता ही होगा, घोड़े का पर्यायवाची है। ठीक है, घोड़ा। आगे बढ़ते हैं, भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख। भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, वाक्य के लिए एक शब्द। इसमें क्या क्या दिया गया है। पहला है अधिदैहिक, दूसरा है अधिभौतिक, तीसरा है आत्मघाती और चौथा है अधिदैविक। इसका सही आंसर है अधिभौतिक। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया है मुहावरा, ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ है। ऊँट तो इतना बड़ा होता है, अब उसको निहुरे निहुरे यानी झुक कर चुरा रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा अर्थ। दिया है उदंड व्यक्ति की दुष्टता, बड़े काम छिप कर नहीं किए जा सकते, किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना, चौथा है जान जोखिम में डालना। तो इसका सही अर्थ होगा बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। ठीक है, आगे है,
आगे गद्यांश दिया गया है। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 56 से 60 तक सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। तो पहले हम इसके प्रश्न को ही देख लेते हैं, फिर हम गद्यांश को पढ़ेंगे ताकि हमें पता चल सके कि सही आंसर कहाँ पे है। पहला प्रश्न है, धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं? दूसरा है, संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है। तीसरा है, निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है। तो उपसर्ग और प्रत्यय तो गद्यांश में देखकर नहीं बताना है, इसको तो हम ऐसे ही बता सकते हैं। निर्बलता में मूल शब्द क्या है? बल है, बल से बना है, ठीक है। तो इसमें उपसर्ग क्या जुड़ गया है? निर उपसर्ग, आधा रा है ऊपर इसलिए निर, हलंत लगाएंगे और प्रत्यय पीछे लगता है तो इसमें क्या लगा है? ता। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। तो इसमें चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या है? निर प्लस बल प्लस ता, ठीक है। आगे है, कायर का भाववाचक संज्ञा है। कायर की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? कायरपन, कायरत्व, कायरता या अकायरता। तो कायर का भाववाचक संज्ञा है कायरता। आगे देखते हैं, अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द क्या है? इसका क्या हो जाएगा? स्वार्थपरक, स्वार्थपरता, कुटिल या स्वार्थी। अपना मतलब निकालने वाला के लिए सही शब्द हो जाएगा स्वार्थी। हम लोग कहते हैं ना, तुम तो बस अपना मतलब निकालना चाहते हो, तुम बहुत स्वार्थी हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वार्थी। तो ये तीनों प्रश्न तो हमें गद्यांश में देखने की ज़रूरत नहीं थी। बाकी दो प्रश्न हैं, क्या है? संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है, क्या माना है ये देखना है। और धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं? ठीक है, गद्यांश पढ़ते हैं। दिया गया है, धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता से पड़ती है। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक ओर तो आत्मा के बुरे भले कामों का ज्ञान, पहला वाला आंसर तो हमें यहीं से मिल जाएगा। कहाँ से? अधिक, सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता से पड़ती है। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। क्या है? धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं? तो क्या थी? गद्यांश में दिया गया था ना, कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित ना होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना, यही क्या है? धर्म बाधा बनती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। और संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है, किसे माना है? ये यहाँ लिखा है, संसार के जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं सभी ने अपने कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ माना है। तो दूसरे वाले प्रश्न का आंसर यहाँ से हमें मिल गया, अपने कर्तव्य को, ठीक है। तो यहाँ से हो गया हमारा गद्यांश भी समाप्त। हमने कर लिए पूरे हिंदी के 30 प्रश्न। तो इसमें से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि ऐसी ही क्लासेस आपको और मिलती रहें।